हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बातों को समझ लेना। जैसे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपको क्लियर करने के लिए। मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज की प्रीलिम्स और मेंस दोनों सिलेबस के बारे में बात करेंगे, है ना। प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये हमारा आज का डिस्कशन का पूरा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। दोनों 200 मार्क्स के होंगे। सीसेट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है और जीएस जो है उससे आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, जिससे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। आप ये डिसाइड होगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन अपीयर होने के बाद आपके पेपर होंगे कितने 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर जो हैं, पेपर ए एंड पेपर बी, ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। पेपर ए में आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है और सेकंड पेपर कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसके बाद पेपर 1 होगा, जिससे पेपर 1 टू पेपर 7, जिसमें 2 ऑप्शन भी इंक्लूडेड हैं। इनमें आपको मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। सारे पेपर्स 250 मार्क्स के होंगे, कोई कम का नहीं होगा। इसके बाद फिर आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट। अब ये मेरिट लिस्ट वाला पेपर 1 टू पेपर 7 एंड पर्सनालिटी टेस्ट मिला के आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी और इससे आपका कट ऑफ और सिलेक्शन प्रोसेस में आगे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि मेंस में क्या है, प्रीलिम्स का पैटर्न है। अपन डायरेक्ट बात करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या होता है। प्रीलिम्स एंड मेंस में बहुत सारा अंतर नहीं है, दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन चलेगी। ये नहीं कि आप प्रीलिम्स की अलग तैयारी कर रहे हैं और मेंस की अलग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ पोर्शंस हैं जो प्रीलिम्स में मेंस में पूछा जाता है लेकिन प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो ये है। करंट इवेंट्स आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री भी इंडियन रिलेटेड आएगी, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल इश्यूज आएगा एनवायरनमेंट इकोलॉजी में, और जनरल साइंस आएगा जीएसओ में। बाकी जो सी सेट का जो है वो आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब बेसिक न्यूमरेसी जो आएगी वो आएगी 10th क्लास 10th लेवल की, लिखा हुआ है ना 10th लेवल। और डेटा सफिशिएंसी डीआई जो आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स, टेबल्स, ये भी 10th लेवल का आएगा। और कुछ नहीं, यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है। पेपर 2 है वो 33% मार्क्स लाने हैं, क्वालिफाइंग पेपर है, और पूरे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें मैंडेटरी है दोनों पेपर में अपीयर होना। अगर आप एक में भी अगर आप अपीयर होते हैं, जैसे पेपर 1 में आपने दिया और पेपर 2 में आपने नहीं दिया, तो वो भी आपका काउंट नहीं किया जाएगा, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात करते हैं मेन सिलेबस की। तो मेंस का जो सबसे पहला जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं दोनों पेपर। एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होगा, जिसमें कॉम्प्रहेंशंस, प्रीसी राइटिंग, यूसेज ऑफ वोकेबुलरी और शॉर्ट एसेज आएंगे। ये आपका 300 मार्क्स का होगा। इसी के साथ तो एक आपको इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप ये लैंग्वेजेस देख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें भी सेम आएगा, कॉम्प्रहेंशंस आएगी, प्रीसी राइटिंग, यूसेज ऑफ वोकेबुलरी, शॉर्ट एसे, और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज में आएगा। आप जो सिलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में आपको इंग्लिश टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, और उस लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ये दोनों पेपर जो है वो है क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब इसमें लगभग आपको 33 या 25 टू 33% आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद अपन डायरेक्ट जाते हैं पेपर 1 में। इसके बाद एक ऐसे का पेपर होगा, इसमें भी सारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ से आएगा, बट बस आपका ये सिलेबस जो है
ऐसे राइटिंग आएगी उसमें मल्टीपल टॉपिक्स में आएगा जो कि क्लीव इन क्लोजली सब्जेक्ट विद द ऐसे आइडेंटिटी ऑर्डर इन फैशन टू राइट कॉन्साइसली। क्रेडिट जो भी मिलेगा वो इसमें से मिलेगा, इसमें भी माइनस, यहाँ से आपका राइटिंग वर्क पूरा स्टार्ट होगा, यहाँ से इस पेपर से आपका पूरा मेरिट लिस्ट डिसाइड होना स्टार्ट होगी। तो ये क्वालिफाइंग नहीं है, 250 मार्क्स का आएगा होगा पेपर। अब यहाँ से सारे पेपर 250 मार्क्स के ही होंगे। अब GS1 पेपर जो 2 है, इसमें सबसे पहला जो पेपर है GS1 का है। GS1 में क्या आता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसका जो वर्ल्ड वाला जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है ये आपका प्रीलिम्स में नहीं आता है। बाकी हिस्ट्री आएगी, सोसाइटी का कुछ पोर्शन आता है जो करंट अफेयर से रिलेट करके आएगा, बाकी आपका यही आएगा। इंडियन आर्ट एंड कल्चर आएगा, साइलेंट फीचर्स कहाँ से आएंगे, आर्ट फॉर्म्स वगैरह पूरे एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। फ्रीडम स्ट्रगल्स मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही आ जाएगा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो पोर्शन है ये आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पूछेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं आता है प्रीलिम्स में, अभी तक तो नहीं आया है, आगे भी चांसेस कम ही है, शायद ही आए, क्योंकि इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकते हैं, इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में उतना कैलकुलेट नहीं करते। फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड यहाँ पढ़नी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा है, बट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के लिए आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि जो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर है, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफर्स, ये आपको कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यूट्यूब से सर्च करके ही पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ आपको करने का ज़रूरत नहीं है कि क्लासेस कर रहे हैं, है ना। फिर इसमें सेलिंग फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में जो पढ़ना, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, ये आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स और आपको बेसिक सोशलॉजी का है। इसमें जनरल कुछ एकदम इन डेप्थ में नहीं जाना है कि क्या होता है, एकदम कि ऑप्शनल की तैयारी करने लगे आप इसी में, यहाँ नहीं पढ़ना है, जनरल चीज़ें पढ़नी है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये भी आपको जनरल पढ़ना, आपको लिखने आना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। फिर सोशल एम्पावरमेंट है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें आपको सीधे आ जाते हैं अपन ज्योग्राफी वाला पोर्शन कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड के, मतलब इसमें आपको क्या है, सीधी सीधी आपको पढ़ना फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैप्स वगैरह आपको यहाँ पे अच्छे से इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी फिनोमेना, अर्थक्वेक्स वगैरह, ये फिजिकल ज्योग्राफी में जाएंगे। तो मोटा माटी क्या है कि इसमें जनरल स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और सोसाइटी पढ़ना है। इस ज्योग्राफी के साथ आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगी, और हिस्ट्री के साथ आपका जो एड ऑन होगा वो क्या होगा, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड हो जाएगी आपकी। ये आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे इस पेपर में, GS1 में। जैसे देखते हैं इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें डायरेक्ट आता है, देखिए यहाँ पे डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको फूड सिक्योरिटी के लिए में जो क्लाइमेट चेंज के जो पैटर्न्स आ रहे हैं वो आपको क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपको ये डिस्कस करना है। आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट में ही आंसर लिखना है, अदर कुछ नहीं। जैसे वाई द वर्ल्ड, जिसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वाई इज वर्ल्ड टुडे कॉन्फ्रंटेड विथ अ क्राइसिस अवेलेबिलिटी ऑफ द एंड एक्सेस टू द फ्रेश वाटर सोर्सेज। ये भी आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कि फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी वो अभी कम क्यों हो रही है, क्राइसिस क्यों आ रहा है ना। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। फिर आते हैं अपन दूसरा सेक्शन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है। तो इसमें गवर्नेंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, इसमें सोशल जस्टिस का जो सेक्शन है ये आपका सोशल जस्टिस आपका सोसाइटी में ही कवर हो जाएगा। आपको अलग से इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से चालू करना है। डेवलपमेंट प्रोसेस कहाँ से है ना, वेलफेयर स्कीम्स क्या है, इशू रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हो रहते हैं, रिलेटिंग पॉवर्टी रिलेटेड, पॉवर्टी एंड हंगर रिलेटेड क्या है, गवर्नेंस क्या चल रही है, ट्रांसपेरेंसी क्या हो रही है, आपको इसमें फोकस करना है। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी में क्या है, आपको यहाँ है देखना है। फिर क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में देखना है। तो क्या है, इंडिया एंड नेबर, बायलैटरल, ट्रायलैटरल वगैरह जो ग्रुपिंग्स होती है, या जो
MOU साइन होते हैं या उसमें जो ट्रीटीज साइन होती है आपको उसके बारे में देखना है। फिर क्या है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब इंडिया के इंटरेस्ट में आपको क्या पॉलिसी ले रहे हैं या क्या इंडिया का स्टैंड होना चाहिए या कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, किस पॉइंट में इंडिया को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कहाँ से इंडिया को फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। फिर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना पड़ेगा, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर मैंडेट। अब उसमें जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे UN है, UNSC है, बाकी जो है बिम्स्टेक है या फिर आपका AIB है, ADI है, ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपका जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का जो पोर्शन है ये आपका सीधे सीधे डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेंगी। आपको ज़्यादा डेप्थ में इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूरा पॉलिटी यहीं पे कवर हो गया। फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, फिर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ना है। इसमें जो आपका मेन फोकस जो रहेगा, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप घूम सकते हैं या फिर आपको घुमाया जा सकता है, जो आपका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, फीचर्स ऑफ एंड अमेंडमेंट्स में आपको करना है ज़्यादा फोकस रहना है, क्योंकि इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आप सेलियंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से। अपॉइंटमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोर्ट्स पावर, अब ये आपको पूरे देखना पड़ेगा। फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के बारे में क्या हो रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी, ये गवर्नेंस में आ जाएगा। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वगैरह है। इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट, कहाँ कहाँ इंटरवेंशंस कर सकती है, कहाँ कहाँ से रिस्ट्रेन रहेगी गवर्नमेंट, कहाँ को किस सेक्टर में आपको ज़्यादा करना है या इश्यूज़ क्या आ रहे हैं उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। इनके जो क्वेश्चंस आएंगे देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं डेप्थ में नहीं आता। देखिए इसमें लिखा हुआ डायरेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्वेस्टी ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें कमेंट करना, अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। इसमें टिप्पणी कीजिए, मतलब आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो मिली है, इसमें जो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा गया है इसमें कि आपको जुडिशियल रिव्यू हर जगह पे कैसा क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे आगे भी देखेंगे तो क्या ये क्वेश्चंस है। डिस्कस द रोल ऑफ competition commission of the India in the containing and abuse of dominant position of by the multinational corporation in India। अब इसमें जो डोमिनेशन चल रही है, MNC जो अपना अलग से बनाया हुआ है, तो उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं कि सबको फ्री एंड फेयर रहना है, कि आप हर किसी को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बायसनेस नहीं आनी चाहिए, आपको इस पर ध्यान देना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें डिसीजन रेफर टू द रिसेंट डिसीजंस क्या हैं, इसमें फोकस करते हुए आपको आंसर्स लिखना है। जैसे इसमें लास्ट एक क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज यूशर्ड द इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट्स। अब इसमें गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में क्वेश्चन किया है, किसको लेके, ई गवर्नेंस को लेके। व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर्स द एनहांसमेंट ऑफ दीज फीचर्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाएगी गवर्नमेंट की, उसमें ई गवर्नेंस को रिलेटेड कि आपको कैसे ई गवर्नेंस फ़ायदा कर सके। ठीक है, फिर अपन आते हैं GS3 पे। GS3 में आपको 4 चीज़ें देखने मिलेंगी। साइंस एंड टेक मिलेगा, इकोनॉमिक मिलेगी, इसमें इन्वायरमेंट मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। अब इन्वायरमेंट के अंदर ही आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट कवर होता है, क्योंकि आपको डिज़ास्टर कैसा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसके बारे में आपको बहुत सारा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि जहाँ जो जो डिज़ास्टर होते हैं, लाइक इस लैंडस्लाइड हो रहा है कहीं पे, या उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुआ होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसमें, या फ्लड्स आते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहते हैं, किस मॉडल में काम कर रहे हैं, कहाँ पे क्या किया जा सकता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको वहाँ से आप मॉडलिंग आप देखिए और वहाँ से आंसर बन जाएगा। क्या इंडियन इकोनॉमी है, तो लगभग पूरी इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड कंप्लीट करना है। फिर प्लानिंग आएगी, मोबिलाइजेशन है, रिसोर्सेस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट एंड
एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपका बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बजटिंग कैसे होती है, बजट कैसे आता है, क्या निकलता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बजट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पॉलिटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो प्रोसेस, और जो इकोनॉमिक रिलेटेड है वो, तो आपको ये दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे, इश्यूज रिलेटेड टू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ के बारे में मिलेगा, MSP मिलेगी यहाँ पे, PDS मिलेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलेगा। अब ऐसे फिर फूड प्रोसेसिंग है, देखिए लगभग आपको यहाँ देखेंगे तो 3 पॉइंट्स, आपको डायरेक्ट 4 पॉइंट्स, जैसे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये आपको पूरा ये एग्रीकल्चर का पोर्शन है ये वाला। क्रॉप्स, इनडायरेक्ट फार्मिंग, MSP वगैरह, फिर फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है उसके लेके, फिर लैंड रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं, ये पूरा आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन है। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी चेंजेस, पॉलिसीज़ वगैरह क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी और इकोनॉमी कैसे मेंटेन होगी। फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्ट्रक्चर, ये आपका है। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है, कैसे होना चाहिए। साइंस एंड टेक में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेसिक साइंस एंड टेक आनी चाहिए आपको, साइंस आनी चाहिए। फिर आप यहाँ से अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट में, साइंस एंड टेक में जो आया इंडिजीनस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है क्या है, IT की फील्ड में स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, इशूज रिलेटेड टू द IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसके बारे में आपको डायरेक्ट लिखा है, तो इसमें यहीं से पढ़ के करना है। कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अब डिजास्टर में क्या आता है, उसके बाद फिर लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट्स एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब देखिए डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट्स की बात है, तो डिजास्टर में जैसे मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट डिजास्टर के बारे में पता है, क्या लैंडस्लाइड होगा, फ्लड्स आएंगे, या कुछ स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो इस टाइम पे आपको गवर्नमेंट क्या ले रही है, क्या स्टेप्स ले रही है, क्या प्रोसेस चल रही है, कहाँ से क्या मदद आ रही है, या फिर गवर्नमेंट किस हिसाब से उसको टैकल कर रही है, आपको डायरेक्ट उसी टाइम पे पता चलेगा, या आप नेट में सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के में जो डेवलपमेंट के बीच में जो लिंकेज है वो कैसे, क्या हो सकता है, क्या है, कैसा है, ये आपको वहाँ बताना है। फिर रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी। अभी आपका जो पोर्शन है इंटरनल सिक्योरिटी एकदम ये नया रहेगा, क्योंकि ये भी आपका प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में क्या बात करना है। तो यहाँ पे आपको ये टेररिज्म के बारे में बात होगी, यहाँ पे नक्सलिज्म के बारे में बात होगी। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि, और अलग से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। फिर इसमें क्या है, चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो IT में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, या फिर IT से जो आता है मालवेयर वगैरह आएगा उसमें, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर देखना है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है, उस कैसे रोकना है, उसमें फोकस करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट, बॉर्डर एरियाज, अब बॉर्डर एरियाज में जो सिक्योरिटी है और उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब लिंकेजेस देख ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो उसको देखना है। फिर टेररिज्म है, मतलब जो टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस का रोल क्या रहता है, आर्मी का रोल क्या रहता है, IB वगैरह का रोल क्या है, रॉ का रोल क्या है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे पढ़ने में दिखेगा। तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में पढ़ना है आपको, एजेंसी जैसा मैंने बताया, पुलिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रॉ है और IB है, आर्मी है, कैसा क्या होता है, यहाँ पे आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। इसमें क्या आएगा, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्ड इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चर सेक्टर इन GDP, particularly of MSMEs, comment on the present policies and the government इन दिस रिगार्ड। अब आप उसको देखिए क्या हो रहा है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड है, किसको इंक्रीज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में GDP का जो शेयर है वो
इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलरली आपको बताना है किसके एमएसएमईज़ को लेके बताना है कि आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अभी क्या निकाल रही है एमएसएमई रिलेटेड, आपको यहाँ फोकस करना है। फिर हाउ डज़ ई टेक्नोलॉजी वर्क हेल्प फार्मर इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो मतलब ई टेक्नोलॉजी जो अपना ये ई मंडीज़ वगैरह हैं, यहाँ पे आपका फार्मर्स को क्या फ़ायदा दे सकते हैं कि उसको प्रोडक्शन में भी काम हो और मार्केटिंग में भी काम हो, कि प्रोड्यूस भी कर पाए। जैसे आपका एक पोर्टल चलता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक पोर्टल चलता है जिसमें फार्मर्स वहाँ पे रजिस्टर करके ये पता कर सकते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कैसे करना है, पेस्टिसाइड का यूज़ कैसे करना है, कौन सा लेना है, कितना लेना है। ये आपको एक पोर्टल है, वहाँ से गवर्नमेंट आपको सिखा रही है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको उसमें याद रखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। फिर जो लास्ट पेपर है GS4, इसका नाम बस एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। नहीं, तो जो GS4 का जो पेपर है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है। इसमें आपको डायरेक्ट आपको मेंटली देखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से आप पढ़ाई ऐसी है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट्स उठाएं। जैसे इश्यूज रिलेटेड टू अप्रोचेस जो है, तो इशू रिलेटिंग टू द इंटीग्रिटी, प्रोहिबिटी एंड पब्लिक लाइफ के बारे में आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपको डायरेक्ट आना चाहिए। फिर जो एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, आपको डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ जो लिखा हुआ है उसमें ही बात करनी है या उसके लिए रिलेटेड ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। फिर एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ एक्शंस, जो क्या होता है, डायमेंशंस है एथिक्स ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में आएगा। ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेसन जो हैं। फिर इसमें एटीट्यूड के बारे में पढ़ना है, एप्टीट्यूड इन फाउंडेशन वैल्यूज़ ऑफ द सिविल सर्विस, इसमें ध्यान देना है आपको क्या है एप्टीट्यूड के बारे में। फाउंडेशन सिविल सर्विसेज की इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्या होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको एथिक्स यही बताएगा और कुछ नहीं। फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स क्या है, कुछ थिंकर्स पढ़ने हैं, कुछ फिलोसफर्स पढ़ना है जो कि इंडिया एंड वर्ल्ड के बीच बारे में पढ़ना है। जैसे लाइक इंडिया में आपको कौटिल्य आ जाएंगे, वर्ल्ड में प्लाटो प्लाटो आ जाएगा, सोक्रेटिस आ जाएगा, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर पब्लिक और सिविल सर्वेंट सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज आएगा। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास और इन गवर्नमेंट इन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आपको इसमें देखना है। फिर लॉज क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, फिर कॉन्सिक्वेंस कॉन्साइंसेस क्या है, ऐसा सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस क्या बोलता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या बोलता है, उसमें काम कैसे किया जाता हुआ है। फिर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस है, गवर्नेंस एंड प्रोबेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आप कैसे यूज़ हो रहा है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के, सिटीजन चार्टर क्या होता है, वर्क कल्चर कैसा है, वर्क कल्चर क्या कर हो सकता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड डिलीवरी क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स कैसे करना है, कि पब्लिक फंड्स जो आएंगे उसको यूटिलाइज कैसे करना है, चैलेंजेस ऑफ करप्शंस के बारे में देखना है। अब इनसी चीज़ों को लेके इनमें केस स्टडीज आती है। इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। पेपर 1 में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस दे देंगे, कुछ भी उठा के दे सकते हैं, कोई भरोसा नहीं कहाँ से देंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, ये करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर टू कवर वैल्यूज इन द सोसाइटी। इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। अब इसमें कुछ कुछ भी लिखा जा सकता है, लाइक आपको आपकी जो थिंकिंग है आप उसके हिसाब से आप लिखिए, करप्शन रिलेटेड क्या हो रहा है, अब करप्शन के कारण आप क्या हो सकता है, उसको रोकना क्या है, जो मॉरल वैल्यूज़ क्या, कोर वैल्यूज़ क्या है, जो फेलियर हो रहा है जो कोर वैल्यूज़ का, उसको कैसे आप एनहांस कर सकते हैं कि वो फेलियर ना हो। क्वेश्चन ये है। अब पेपर जो भी आता है ये आएगा आपको केस स्टडीज़ में आएगा, लाइक ऐसा आएगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7, मतलब सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है पूरा सिलेबस और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन। इसमें लिस्ट ऑप्शनल्स हैं, जो आपके ऑप्शनल के पेपर आएंगे वो इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनका पेपर नंबर 6 और
पेपर नंबर 7 आपको इन सब्जेक्ट्स में से देना पड़ेगा, इन डेप्थ में आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ और, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग मटेरियल फॉलो करें या कोचिंग क्लासेस लें, आप खुद की सेल्फ स्टडी से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में फोकस करना है। आप जो कुछ भी पढ़ें उसको लिख के ज़रूर देखें, जो भी एक्स वाई जेड, इसके लिए भी हम स्ट्रेटजी लेके आएंगे कि आपको कैसे सिलेबस को, पूरा सिलेबस कम से कम टाइम पे कैसे कवर करना है। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, सी यू देयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।